इनको डकैत ना कहें तो क्या कहेंगे। एक 5 साल में और 7 साल में कोई विधायक एमपी बन जाता है, उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग अगर उसकी जांच हो तो कितना पैसा पाएगा आप ही बता दीजिए। वो डाके का पैसा है या किस चीज़ का पैसा, कहाँ से आ जाए, कितना पैसा बताइए आप मेरे को, ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी का पैसा होता है क्या? भारतीय सेना के हम लोग फौजी लोग सारे के सारे रिटायर्ड हैं, क्या हमारे बैंक बैलेंस है क्या इतना करोड़? तरीके से इमरजेंसी के समय में हमारी एक फौज की फील्ड ऑफिसर कर्नल सोफिया कुरैशी को जो अपशब्द बोल करके पूरी सेना का मनोबल गिराया है, ये देशद्रोहिता की श्रेणी में आता है। वो मंत्री है, ऐसा मंत्री, ऐसी पोस्ट पे बैठा हुआ गद्दार विजय शाह, उसको रासुका में अरेस्ट करना चाहिए, नहीं तो हमें एक्शन। तिरंगा यात्रा चल, ये बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है। जो भारतीय जनता पार्टी है ये कहती है कि हम तो राष्ट्रवाद की पार्टी है, और ये उस राष्ट्र का जिसका प्रतीक है तिरंगा झंडा, और उससे इसके नेता अपना हाथ पहुंचते हैं। जितने भी पार्टी के नेता हैं ये कोई भी राष्ट्रभक्त नहीं है। अगर राष्ट्रभक्त है तो अपने बेटे को सेना में भेज करके दिखाए कि कितने बड़े राष्ट्रभक्त। कोई है सैनिक नेताओं के बेटा जो सेना में हो? ये सिर्फ अपने राष्ट्रभक्त के नाम पर लोगों को बहला फुसला करके वोटों की राजनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। देश में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और बहुत सफल भी रहा, लेकिन उसके बाद से सेना को लेकर जो टीका टिप्पणी चल रही है वो किसी से छुपा नहीं है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी घटना होती है जिसमें 26 निर्दोष लोगों की हत्या हो जाती है। उसके बाद जो है सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है और इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर जो है स्थगित हुआ है, ये खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। अभी ये पूरी तरह से रुका नहीं है और पूरे देश में भाजपा तिरंगा यात्रा कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भाजपा के ही कुछ नेता क्या टीका टिप्पणी कर रहे हैं ये किसी से छुपा नहीं है। तो इन्हीं सब मुद्दों पे हमारे साथ आप देख रहे हैं फ्रेम में कई सारे लोग हैं जो कि भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं और अब इन्होंने एक पार्टी ही बनाई है। इस मुद्दे पे इनसे हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं सर, सबसे पहले तो आपका चैनल पर स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेशनल दस्तक का हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम अपने विचार रखने का मौका दिया। सर, पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इंट्रोडक्शन ज़रूर दें। जी, मेरा नाम एक्स सूबेदार वीर सिंह चौहान है और मैं भारतीय जवान किसान पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ और आज अपनी बात जो है रखने के लिए आपके चैनल पर आया हूँ। जी हाँ, ठीक है। सेना तो देश की सुरक्षा के लिए है जैसा कि हम सभी जानते हैं, और अब आप लोगों ने एक पार्टी बना ली है, तो ये थोड़ा सा कुछ अलग नहीं हो जा रहा है? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, जिस प्रकार से कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है। पहले के वक्त में आपने सुना होगा कि जितने भी देश के डकैत थे, डकैत, और डकैत कहाँ रहते थे? चंबल की घाटियों में। चंबल डकैती मारते थे, लोगों को लूटते थे और चंबल की घाटियों में बिल्कुल जो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है उसमें छिप जाते थे। पुलिस को भी बड़ा कठिनाई होती थी उनको डकैतों को ढूंढ के निकालना, लेकिन बहुत ही मशक्क़त के बाद में हमारी पुलिस फोर्स ने उनको कैप्चर कर लिया। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, जब इन लोगों को चंबल का रास्ता वहाँ पर टफ दिखाई देने लगा डाकुओं को, इन्होंने रास्ता अख्तियार किया देश की संसद और विधानसभाओं का। आज जितने डकैत वहाँ बैठे थे, आज वो सारे के सारे डकैत जो है संसद और विधानसभाओं में आगे हैं। तो आप बताइए, वहाँ से तो चलो पुलिस ने निकाल दिया, अब इस विधानसभा और संसद से इन डकैतों को कौन निकालेगा? तो इनको तो जनता ने चुना है। डकैत जो होते हैं वो बलपूर्वक कब्जा करते हैं, इन्होंने कोई बलपूर्वक कब्जा तो किया नहीं है, ये निर्वाचित हुए हैं, इनको जनता ने चुना है। आप डकैत जैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये जो भाषा है ये बहुत ही नपीतुली भाषा बोल रहा हूँ। इनको डकैत ना कहें तो क्या कहेंगे। एक 5 साल में और 7 साल में कोई विधायक एमपी बन जाता है, उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग अगर उसकी जाँच हो तो कितना पैसा पाएगा आप ही बता दीजिए। वो डाके का पैसा है या किस चीज़ का पैसा, कहाँ से आ जाए, कितना पैसा बताइए आप मेरे को, ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी का पैसा होता है क्या? भारतीय सेना के हम लोग फौजी लोग सारे के सारे रिटायर्ड हैं, क्या हमारे बैंक बैलेंस है क्या इतना करोड़ों रुपये का है? अगर 2 नंबर का पैसा होता तो मेरे भी बैंक में जो ना आज होता, तो जिन नेताओं पे आय से ज़्यादा इनकम होता है उन पे तो कार्रवाई होती ही है। कहाँ कार्रवाई होती है? कार्रवाई सिर्फ जो ना अपोजिट वालों को हो जाती है, जो सत्ता में होता है उसको ऊपर कार्रवाई होती है। अपना ऊपर कोई कार्रवाई करके दिखाए तब हम मानते हैं कि कार्रवाई होती है। तो इसलिए कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सैनिकों ने भारतीय जवान किसान पार्टी बनाई है और ये डकैतों का इलाज करने के लिए बनाई है। मैं विश्वास रखता हूँ, क्योंकि सैनिक गरीब का बेटा होता है, किसान का बेटा होता है, मजदूर का बेटा होता है। उसने देखा है कि आज इस देश में जो हालात हैं, आज 80 करोड़ जो तादाद है मेरे देश की, वो 5 किलो अनाज पर, सरकारी अनाज पर निर्भर है। और ये कहते हैं, डंका बजाते हैं, हमारे देश तो जो है विश्वगुरु बनने वाला है। ऐसे विश्वगुरु बनेगा क्या जो 5 किलो अनाज पर निर्भर है हमारे देश की गरीब लोगों की। जो आज हालात जो जाके देखिए इंटीरियर देश के अंदर, वहाँ जो है एक व्यक्ति मोहताज है 2-2 वक्त की रोटी के लिए।
तो हमारे देश के नेताओं ने तो ये भी नारा दिया है कि जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री ने एक समय नारा दिया और उसमें बाद में अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जोड़ा भी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो आपको नहीं लगता है कि शासन जो है, और अभी देश में तिरंगा यात्रा भी चल रही है? मैं लाल बहादुर शास्त्री जी को सलाम करता हूँ, उनकी जो भावनाएं, उनके काम को मैं कदर करता हूँ। पूरा देश, मैं ही नहीं पूरा देश कदर करता है। वो एक वाकई ही ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, लेकिन आज ना तो जय जवान की है ना जय किसान की है। आज ऑपरेशन सिंदूर, इस देश में जब भी कोई आपदा आती है, 28 हमारी माताओं बहनों को सिंदूर उन दुर्दांत राक्षसों ने जो है छीने हटाया, उनके से बदला लेने के लिए अल्टीमेटली हमारी देश की सेना ने ही बहुत ही वीरता और सूरवीरता के साथ में जो है बदला लिया। वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर घुस के उनको मारा। किसने बदला लिया? इन नेताओं ने बदला लिया या सेना ने बदला लिया? सेना ने बदला लिया। जब भी कोई, आज पूरा देश का बच्चा बच्चा सेना का सम्मान करता है। क्यों करता है? क्योंकि सेना कभी भी सदैव अपने उसके बलिदान के लिए तैयार रहती है। बलिदान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। इन्होंने बलिदान किया नहीं, इन्होंने बलिदान देश के लोगों का लिया है हमेशा। तो सेना का सम्मान तो पूरा देश कर रहा है, आप देख नहीं रहे हैं? चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, हर कोई सेना की बात कर रहा है। उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा चल रही है। ये टोटली जो हो रहा है, ये टोटली अपना प्रचार करने के लिए हो रहा है, सम्मान नहीं है। सम्मान अगर होता तो आज मध्य प्रदेश के जो एक विजय शाह ने और वहाँ के जगदीश देवड़ा ने जिस प्रकार से बात रखी है सेना के ऊपर, हमारी बहादुर बेटियां दो, जिनको सेना ने एक ड्यूटी सौंपा कि जो भी ऑपरेशन की जो डिटेल्स हैं आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप उनको देंगे, पूरे देश को अवगत कराएंगे। और उन बेटियों ने बहादुरी के साथ युद्ध लड़ते हुए पूरे देश को जो है अवगत कराया, अपनी शौर्य और सूरवीरता को जो है देश की सेना का परिचय देश को दिया। उस हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में किस प्रकार की बात कही, विजय उस बीजेपी का गुंडा, मैं उसको गुंडा ही कहूँगा, तो ऐसे मंत्री के लायक नहीं उसको मंत्री कहूँ मैं। उस बीजेपी के गुंडे ने और हमारी कर्नल सोफिया के बारे में जो बात कही कि पाकिस्तानियों की बहन, यानी कि जो मार के गए उनकी बहन, मार के कौन गए? आतंकवादी। यानी कि डायरेक्टली हमारी कर्नल सोफिया जी को उनको आतंकवादियों की बहन बताया। ये बात क्या हमारे जहन में, हम कैसे माफ़ करेंगे इसको? ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे देश का सैनिक आज गुस्से से आग बबूला है। पूरा देश का सैनिक चाहता है इस व्यक्ति को, इस गुंडे को जेल में होना चाहिए। और मैं अपील करता हूं पूरे देशवासियों को, ये मेरा वीडियो, मैं आपका फौजी भाई सूबेदार वीर सिंह चौहान, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368002355। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर आप चाहते हो इस देश के अंदर ऐसे गुंडों को और उनकी जगह जेल में होना चाहिए। आप बताइए, मोदी जी बहुत बड़े जो है आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, एक शब्द भी अगर मोदी जी कहा जाता है इसके ऊपर, तो आज हम आपके पास ये चैनल पे ये बात नहीं बोलते। हम इंतजार कर रहे थे, आज 4 दिन हो गए लगभग। FIR तो हुई है। FIR तो मैं सल्यूट करता हूं, हमारे जो हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने आदेश दिया, इनके ऊपर डंडा चलाया, तब जाकर के FIR हुई है। नहीं तो FIR भी नहीं होती। इनकी नैतिकता कहाँ से ले गई? पूरे देश की सेना के ऊपर, सूरवीरता के ऊपर जो ना आपने ये डंका बजा रहे हैं, और उसके ऊपर से एक शब्द भी अगर मोदी जी का या अमित शाह जी का, जो कि मुख्य 2 आदमी हैं इस पार्टी के, दोनों में से एक भी व्यक्ति का अगर ये आ जाता कि खबरदार, अगर हमारे किसी भी मंत्री ने अगर हमारी सेना के बारे में एक शब्द गलत बोला, तो एक शब्द बोलता मैं मान लेता कि मर्द का बीज है। क्या बात करें साहब? टोटली गलत है। उनके मन में जो है ना वही चीज़ें आती हैं। आज उनका सिर्फ बीजेपी का एक ही है, देश में खून खराबा होता रहे, हिंदू मुसलमान होता रहे, और देश में इनकी राजनीतिक रोटियां सीखते रहे। इनकी फसलें तभी पनपती हैं जब लोगों का आपस में मार काटो, लोगों के खून से इनकी फसलें जो है उगती। साहब, पूरे देश में जो हालात आज है, आज देश पूरा त्राहिमाम कर रहा है, इनको इस बात का होगा। आप एक चीज़ और बताइए, जब भी देश में किसी भी प्रदेश में चुनाव आता है, देश का हो, केंद्र का चुनाव हो या किसी प्रदेश का चुनाव हो, तभी ये घटनाएं क्यों होती हैं? ये टाइमिंग क्या बोलता है, मुझे बताइए। ये तो आतंकवादियों के द्वारा की गई, इसमें आपको क्या शंका लग रही है? टाइमिंग क्या बोलता है? पुलवामा में हमला हुआ, पुलवामा के नाम से जो वोट मांगे गए, पुलवामा के नाम से। अरे ठीक है, मैं मानता हूं हादसे होते हैं, 2019 की बात है, आपने सही कहा कि पुलवामा के नाम कुछ बोलता भाई, टाइमिंग बोलता है, मैं नहीं बोलता, पूरा देश बोलता है, पूरा टाइमिंग बोलता है। ऐसा क्यों होता है? ये मतलब जब भी चुनाव का समय होता है तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। एक वक्त आएगा, मैं गारंटी देता हूं, एक वक्त आएगा, इन लोगों की पोल पट्टी खुलेगी। ये कितने बड़े राक्षस हैं, इन लोगों के लिए सत्ता से बड़ी कोई चीज नहीं है। इनको कुर्सी चाहिए, सत्ता की कुर्सी चाहिए। आपको क्या लगता है इन घटनाओं के पीछे कोई षड्यंत्र है? आप इस तरह की कुछ टाइमिंग या कोई शक कर? देखिए,
टाइमिंग जैसा, जिस प्रकार से टाइमिंग होता है, टाइमिंग एडजस्टमेंट था, तो कोई भी आदमी आतंकी घटनाएं जो हैं वो कई समय होती हैं, उसमें अब ये समय भी आ गया, ऐसा तो नहीं है। हाँ। मोदी जी वहां पर विदेश में गए थे, विदेश दौरे पे थे, बहुत अच्छी बात, वो उसी दिन दौरा बीच में में छोड़ के आए और आ करके यहाँ पर एयरपोर्ट पे मीटिंग लेते हैं, तभी भी हमें लगा बहुत सिंसियर हैं। वहाँ से फिर उनको कम से कम जो इंजर्ड हुए थे, जो मरे थे, उनके पास जाना चाहिए था या बिहार की रैली को संबोधित करना चाहिए? आप बताइए मेरे को। तो बिहार की रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने नहीं, देश की सेना को और जनता को यही बोला, आप सुन लें एक मिनट, उन्होंने ये कहा कि आतंकवादी जहां भी होंगे, पाताल में भी होंगे, तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने बिहार की धरती से कहा बिहार भी देश का हिस्सा है। देश की मीडिया उनके नतमस्तक उनके पैरों में, ये बात तो स्टूडियो में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार भी तो सर, कहीं से भी ललकार वन मिनट, ठीक है, एक मिनट सर, बिहार भी तो देश का हिस्सा है। वहां से अगर उन्होंने कोई संदेश दिया पूरे विश्व को, चुनावी रैली में जा सकते हैं, लेकिन उन इंजर्ड और उन जो मृतकों के पास में नहीं जाते। आंच भी नहीं लगी थी, उनकी चिता को आंच भी नहीं लगी, और हमारे महाशय जी पहुंच गए बिहार की रैली को संबोधित करने के लिए। नैतिकता बची कि नहीं बची? अगर इतनी भी नैतिकता बची हो, चुड़लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन मीडिया में आज देखिए, उसके बाद में टेर भी नहीं हुई। कहीं जा करके जो नचनीय गमनीय जो है ना देश के, उनको जाके उनकी मीटिंग में जा रहे हैं, कहीं अडानी के उनके बड़े बड़े पोर्टों का उद्घाटन हो रहा है। गंभीर होना चाहिए। और रैली में भी गए, रैली में भी आपने देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री को कई काम होते हैं, मान लीजिए घटना हुई है वो तो दुखद है ही, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई सरकार कर रही है, पूरा देश जान चुका है कितने गंभीर हैं। अगर कोई दुख होता है ना, वो आत्मा में दुख होता है। जिसके घर के लाल गए, जिनके माँ बहनों के पति गए, जिसके सिंदूर, उनसे पूछिए जाके क्या होता है साहब। उसके बाद में आज हमारे 7-8 ठिकाने भी तो ध्वस्त किए गए हैं। सेना ने करा है वो। हाँ, सेना ने करा है। तो भाई सरकार ने कार्रवाई की ना, उनको वो छूट दी ना, इससे पहले नहीं होता था ऐसा कहा जा रहा है। पहले 71 का जंग हमने जीता, 90,000 लोगों को जो है पाकिस्तानियों को, अपने सैनिकों को युद्धबंदी बनाया हमारी सेना ने, हैं? पहले हमारे हाथ बांध रखे थे। बकवास करते हैं जो इस प्रकार की बात करते हैं। 3 दिन में पाकिस्तान को धूल चटा दी है, आपने मीडिया की खबर नहीं देखी? 3 दिन के अंदर पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा पूरे विश्व में। हमारी सेना विश्व विख्यात है, हमारी सेना का लोहा पूरा देश नहीं, पूरा विदेश विश्व मानता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी मोदी जी? रोजाना बोलते ना, कायर जिंदगी में 100 बार मरता है और मर्द आदमी जिंदगी में 1 बार मरता है। जब हम रोजाना मर ही रहे हैं, वहाँ पर हमारे फौजी मर ही रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो फिर ये युद्ध विराम क्यों हुआ? मैं मानता हूं कि युद्ध अच्छा नहीं होता किसी भी देश के लिए। पाकिस्तान के डीजीएमओ से फोन आया जब वो कई देशों से गुहार लगा रहा था, तब उसके बाद जो है मोदी जी माने। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? वो गुहार पूरे देश में बताते कि भाई पूरे देश का ये देश ने इनको जिम्मेवारी दे रखी प्रधानमंत्री की, न कि अपने उससे बने। देश से पूछा जाता भाई पाकिस्तान ये बोल रहा है, उसकी ये रिपोर्ट है। एक भी रिपोर्ट पटल पाई पूरे देश में, किसी भी न्यूज़ पटल पाई कि हाँ ये गिड़गिड़ा रहा है, हमारे पैरों में गिर रही है, अभी गलती मांग रहा है? बताइए आप तो न्यूज वाले हो। देखिए, जो विदेश सचिव ने जानकारी दी कि पाक डीजीएमओ का फोन आया था और उन्होंने फिर गुहार लगाई कि भाई जो सारे संघर्ष हैं उसको रोके जाए, चाहे वो हवा से, चाहे पृथ्वी से, चाहे आकाश से हो। अमेरिका के ट्रंप का जो है पहले आता है, अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद हमारे विदेश मंत्री करते हैं, सचिव करते हैं, डीजीएमओ करते हैं, बाद में क्या है ये है? ऐसा कौन सा प्रेशर था? अरे मैं तो कहता हूँ राण नपुत्ती हो जाती, रोजाना मरने से अच्छा एक ही बार मर लेते। अगर 3-4 दिन हाथ खोले तो 3-4 दिन और खुले रहने देते। एक ही बार में पता चल जाता हमारी सेना युद्ध वीरता से लड़ी रही थी, पाकिस्तान को धूल चटाई। रोकना नहीं चाहिए था आपके साथ। क्यों रोका? ये बड़ी बड़ी बात करते थे कि हम तो पीओके को लेंगे। इससे अच्छा गोल्डन चांस कब मिलेगा बताओ मेरे को? इससे अच्छा चांस, इससे बढ़िया मौका पीओके को कैप्चर करने का मिलेगा क्या? आप बताइए मेरे को। चूक हो गई? आपको ऐसा लगता है कि चूक हो गई? 100% चूक है। पीओ को लेने का, पाकिस्तानियों को धूल चटाने का बढ़िया चांस था साहब, बढ़िया चांस था। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है सेना को रोक दिया गया साहब, बिल्कुल सोने सेना को रोक दिया। हमारी छाती तक, हम रिटायर्ड है, हम लोग भी तैयार थे, हम लोग तैयार थे। अगर कोई देश के ऊपर ऐसी नौबत आती, हम बिल्कुल तैयार बैठे थे, सारे के सारे हमारी। हम लोगों को किसी को शक नहीं आप लोगों की भावनाओं पे। आप लोग पूरा देश और आप लोग तो बिल्कुल सबसे आगे तैयार थे। आप सेना रहे। एक दिन है ना, हमने लगभग 60 साल के आसपास जा रही है हमारी एज, 58 साल हो गई। अरे 10-5 साल में कल मरते, मैं कहता हूँ युद्ध में मरते तो हमें नाम होता कि हाँ हमने वहां जाकर पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है। जरूरत पड़ेगी, हम अभी भी तैयार हैं। तैयार हो साहब? बिल्कुल तैयार है, हम अभी भी तैयार। हम तो तैयार हैं, हमें तो अभी भी अगर यहीं से भी पूरे देश का सैनिक, पूरा पूर्व सैनिक वो तैयार बैठा है कि मेरा देश कब मुझे पुकारे और हम वहां जाकर के पाकिस्तान के दांत खट्टे करें। हम तैयार बैठे हैं, देश से बड़ा कुछ नहीं। आप बताइए मेरे को, देश बड़ा है या पहले पार्टी बड़ी है?
नहीं, देश बड़ा है तो सभी लोग कहते हैं देश बड़ा है, देश है तो सब कुछ है। तो दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि ये लोग जो बीजेपी वाले सिर्फ पार्टी को बड़ी मानते हैं, देश को नहीं मानते। अच्छा, ये पार्टी को ही मानते हैं। ये पार्टी इनके लिए सर्वोपरि है, देश बाद में इन लोगों के लिए जो हम देखते हैं। लेकिन देश में बीजेपी जो है हमेशा जो है देश की बात करता है, राष्ट्रवाद उनका मुद्दा है और राष्ट्र के प्रति वो लोग सभी समर्पित है, हमेशा कहते हैं। एक परिवार में, एक घर में 10 मेंबर हैं, 10 आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो घर कमजोर होगा या मजबूत होगा? बताइए। नहीं, जब आपस में लड़ेंगे तब भाई कमजोर होंगे। हाँ बिल्कुल। तो आपस में सब कोऑपरेशन से रहें। ये देश हमारा एक परिवार है। इस परिवार में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। अगर सब मेल मिलाप से रहेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा या कमजोर होगा? नहीं, तब मजबूत होगा। इन लोगों ने तो सिर्फ आग लगाने के अलावा, हिंदू मुसलमान में इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो हमारे देश के गद्दार हुए कि नहीं हुए? देश को कमजोर कौन कर रहा है? हम फौजी हैं, हमारी पार्टी बाद में, पहले हमारा देश हमारे लिए, देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। एक चीज और कहूंगा मैं आपको, हमारे बीच में हम लोग आज, हमारे सैनिकों ने एक अपनी देश के लिए, एक जमीन के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। अभी ऐसी तोपों के गोलों के सामने हमारे फौजी डट के खड़े। 71 के योद्धा हमारे राजस्थान से हैं, अजमेर से इनका अजमेर सर क्या नाम है सर आपका? नाम अजमेर के नायक रेखराज सिंह मैं 1971 भारत पाक युद्ध के योद्धा। उस समय में 1971 में जनरल मानेक शाह ने जो अपना दिखाया था दमखम, वो पॉलिटिशियन को ललकार दिया था उन्होंने कि पॉलिटिशियन चुपचाप रहो, मेरे हाथ में पावर है। और वही पावर आज भी हमारी सेना को, हमारे सेनाध्यक्ष को दिखानी चाहिए और दिखाएंगे। आज जब इमरजेंसी लगी हो तो पूरा देश का बच्चा सेना की वाह करता है, लेकिन सेना के खिलाफ वही बोलता है या किसी सैनिक के खिलाफ वही बोलता है जो देश का गद्दार होता है। आज जिस तरीके से इमरजेंसी के समय में हमारी एक फौज की फील्ड ऑफिसर को, कर्नल सोफिया कुरैशी को, जो अपशब्द बोल करके पूरी सेना का मनोबल गिराया है, ये देशद्रोहिता की श्रेणी में आता है। उस गद्दार वो मंत्री है, ऐसा मंत्री, ऐसी पोस्ट पे बैठा हुआ गद्दार विजय शाह, उसको रासुका में अरेस्ट करना चाहिए, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। हम सहन नहीं करेंगे। देश हमारा है, देश उनका है जिन वीरांगनाओं के सुहाग गए हैं। हमें 3 अगस्त की रात्रि, 1971 की 3 अगस्त की रात्रि याद है आज भी। हमारे आधे से ज्यादा रेजिमेंट वॉश आउट हो गई थी। 8:30 बजे हमें वायरलेस के ऊपर मैसेज मिला था कि आपके ऊपर घमासान हमला होने वाला है, आर्टिलरी और हवाई जहाजों का जबरदस्त बम्बार्डिंग होगी और पैदल सेना भी आपसे लड़ेगी, लेकिन आपको पोस्ट नहीं छोड़ना। फाजिल्का में इतिहास गवाह है कि एक इंच जगह के लिए हमने खून बहाए हैं, हमारे ग्रेनेड के सेल्स लगे हैं, हमारे आधे से ज्यादा किसी ने हाथ गवाया, किसी ने पांव गवाया है। और वो वीरांगनाएं आज किस तरीके से वो सहन कर रही होगी। उनकी जमीनें हैं, उन जमीनों को ये बेईमान लोग इस तरीके से बेच रहे हैं। और इस तरीके से आज जो सूबेदार साहब बोलना चाहते थे कि जिन्होंने एक इंच जगह के लिए लड़े, उनकी खरीदी हुई जगह के ऊपर भूमाफियाओं का कब्जा करवा करके, मैं बोलूंगा। हाँ, ये इस बारे में वो सबसे पहले तो हम आपको जानकारी दे दें कि हमारे साथ रेखराज जी हैं और 71 की लड़ाई में इन्होंने खुद जो है मानेक शाह के नेतृत्व में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए हैं। लेकिन अब देश के नेता जो बयान देते हैं वो आप मीडिया में लगातार दे रहे हैं। हालांकि बाद में नेताजी माफी मांग रहे हैं, बोल रहे हैं भावनाओं में बह गए हैं। नहीं, गद्दार को माफी नहीं। भारत के संविधान में जो बनाया हुआ है कानून रासुका, उसके अंदर तो अरेस्ट तुरंत होना चाहिए उसको। जबकि बीजेपी कहती है कि बीजेपी कहती अपने आप को दिखा रही है कि मैं देशभक्त पार्टी हूं और देशभक्ति का ढोंग रच रही है। अगर वास्तव में देशभक्ति है तो इसको गद्दार को, विजय शाह को तुरंत रासुका में अरेस्ट करे और इसको जेल में डाले। लेकिन तिरंगा यात्रा भी तो बीजेपी निकाल रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को रोका नहीं है, बस स्थगित हुआ कुछ समय के लिए। एक गिरगिट नाम सुना होगा आपने, और गिरगिट को नौरंगा बोलते हैं क्योंकि वो 9 रंग बदलता है। और ये गिरगिट ऐसे 100 रंग हैं, 100 रंग बदलते, मिनट में रंग बदलते ही है। ये दिखावा कर रहे हैं पूरा। अगर वास्तव में ये
हिंदुस्तान का भला चाहते तो ऐसा मौका था 1971 का जैसा मौका था। उस समय में बांग्लादेश के जो मुफ्ती सेना थी वो उसके विरुद्ध हो गई थी, पूरे पाकिस्तान के विरुद्ध। इसी तरीके से आज पूरा बलूचिस्तान उसके खिलाफ है और बलूचिस्तान को हम अलग कर देते। जिस तरीके से हमने 93,000 कैदी बनाए थे, उसी तरीके से आज ये उसको समर्पण करवाने का समय था, सरेंडर नहीं। सरेंडर बोलकर इन्होंने सीज फायर बोल करके हमारा देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है, हमारे इतिहास को बदल दिया है। सरेंडर मतलब मौका चूक गए हैं। मौका चूक गए, मौका ऐसा चूके हैं कि इतिहास में ऐसा मौका नहीं मिलेगा दोबारा। ठीक है, तो रेखराज जी का कहना है कि मौका चूक गई है सरकार। जिस प्रकार से 71 में इंदिरा गांधी ने मौका नहीं पाकिस्तान के ये देश के साथ में धोखा है। मौका नहीं चुके, देश के साथ में धोखा है, देश के साथ धोखा है। सर आप क्या बताना चाह रहे थे? 71 के योद्धाएं, आपने इनके अंदर जोश से जज्बात देख ही लिया। इन्होंने बेचारों ने, प्यारे देशवासियों, अपनी मेहनत की कमाई से बूंद बूंद करके पैसा जोड़ करके अजमेर में प्लॉट लिया। उस प्लॉट के ऊपर आज बीजेपी के नेता का कब्जा है साहब, नेताओं का कब्जा है। जो सैनिक देश की एक एक इंच जमीन के लिए कुर्बानी देता है उसके ऊपर, और ये एक केस नहीं है, ऐसे अनेकों केस मेरे देश में है। जो बेचारा सैनिक अपने देश के लिए जीवन प्राण का न्यौछावर कर देता है, उसकी जमीनों पर नेताओं को, गुंडों का, डकैतों का जो है कब्जा है साहब। क्या बोलेंगे? मेरी अपील है, ये वीडियो पूरे देश में जाना चाहिए। इन गुंडों का जो असली चेहरा, इन डकैतों का असली चेहरा सामने आए, और करेंगे इलाज हम, इनका गुंडों का इलाज होगा, चिंता मत करिए। आगे हैं गरीब के बेटे, किसान के बेटे, आपके बेटे आ चुके हैं इन गद्दारों का, इन डकैतों का इलाज करने के लिए आगे मैदान में। हमारा काम राजनीति करना नहीं होता, सेना का काम राजनीति करना, सेना का काम होता देश की रक्षा करना, और बखूबी निभा के आए हैं। लेकिन आज जो देश की बाहरी ताकतों से, हम गुंडों से तो देश को बचा लेते हैं, अंदर से इन गुंडे से देश को कौन बचाएगा? इसलिए माँ भारती के सपूतों ने फैसला ले लिया, पूरे देश के सैनिकों ने, भारतीय जवान किसान पार्टी। तो ये एक अलग मामला है कि रेखराज जी जो कि 71 की लड़ाई में जो मौजूद थे और उनकी ज़मीन पर जो बीजेपी के लोगों ने कब्जा किया है, खुद आपने सुना कि कैसे सर ने बताया है। और ऐसे तो बीजेपी के नेता जब उनसे बात कीजिए तो राष्ट्रवाद का नारा जो है वो सबसे पहले लेंगे, देश के नाम पहले लेंगे। लेकिन जो सिपाही हैं जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं देश के लिए, बॉर्डर पर जाके उनकी ज़मीनों पर वो अवैध रूप से कब्जा करते हैं। और भी एक सर हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें सर। मैं सूबेदार मेजर लालचंद यादव एपीटीसी ग्रुप कोर से हूं, और हमारी भारतीय जवान किसान पार्टी है उसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं। तो सर भाजपा तो अब इस देश में राष्ट्रवाद का एक प्रतीक बन चुकी है। आखिर समस्या आखिर किस बात से? अभी ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, काफी सक्सेसफुल भी रहा, देश में तिरंगा यात्रा भी चल रही है। ऊपर से प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि यह पूरी तरह से रुका नहीं है, यह स्थगित है। अगर पाकिस्तान या आतंकवादी कुछ ऐसा करते हैं, और इस बीच एक और घोषणा हुई थी कि अगर कोई आतंकवादी घटना होगी तो इसको भारत के खिलाफ युद्ध समझा जाएगा। ये पहले की किसी सरकार ने ये नहीं किया, ये भी हम आपको बता दें। ये अच्छी बात है, ये तो जो सवाल रखा है बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे आपने कहा तिरंगा यात्रा चल रही है, ये बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है। जो भारतीय जनता पार्टी है ये कहती है कि हम तो राष्ट्रवाद की पार्टी है, और ये उस राष्ट्र का जिसका प्रतीक है तिरंगा झंडा, और उससे इसके नेता अपना हाथ पहुंचते हैं, मुंह पहुंचते हैं, अपना झूठा मुंह पहुंचते हैं। तो ये क्या राष्ट्रवाद के नेताजी तो कह रहे हैं कि हम उसको चूम रहे थे, झंडे को चूम रहे थे, बाद में उन्होंने बयान दिया है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। उसमें आवाज भी रिकॉर्डेड है, ऐसा नहीं है कि उसमें आवाज भी रिकॉर्डेड है कि वो उसको जो है हाथ पहुंच करके और मुंह पहुंच करके उसको ऐसे दे रहा है। तो ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि भाजपा वालों का ये तो एक नियम है, क्योंकि इन्होंने झूठ बोलना और पहले गलत कर देना, फिर उसको झूठ बोलना और मीडिया को दोषी ठहराना कि भाई ये बात तो हमारी तोड़ मरोड़ के बताई है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के जो वो अपना है मंत्री जी हैं, जो कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने, वो दूसरे जगदीश देवड़ा जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो जो है देखिए अब वो बोल रहा है मेरी बात को तोड़ मरोड़ के मीडिया ने प्रचारित किया है। भाई पूरे देश के अंदर के विश्व के अंदर हमारी सेना का जो है मनोबल ऊंचा था, और ऐसे शब्द बोल करके ये मंत्री हमारे देश की सेना का मनोबल गिरा रहे हैं।
ये तो बहुत दुख की बात है। कारण क्या क्या लगता है, ऐसे बयान आखिर नेताजी क्यों दे देते हैं? देखो जी, ये राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकते। ये जितने भी जो छोटी बुद्धि के हैं वो इस पार्टी के अंदर घुस गए और उनको राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं। अभी देखिए, जो 4 साल के नौकरी करके आता उसको कोई सुविधा नहीं है, उसके लिए कोई पेंशन नहीं है। ये 2 साल के लिए या 1 साल के लिए, एक 10 दिन के लिए भी अगर कहीं नेता बन जाते हैं तो इनको जिंदगी भर के लिए पेंशन है। क्यों है भाई? देश की पूरी इकोनॉमी तो इन्हीं के खातों में जा रही है। अगर उसको टोटल कैलकुलेट करके देखा जाए तो 12 अरब रुपए के करीब इनकी जो सैलरी बनती है। क्यों? सारा पैसा तो इन्हीं के उसमें जाता है। क्यों जा रहा है? इसके ऊपर क्यों नहीं रोक है? और जो देश का सिपाही है, देश का जो जवान है, जो सीमा के ऊपर खड़ा होकर के अपने आप को बलिदान करता है, उसके लिए कोई पेंशन नहीं, कोई सुविधा नहीं। तो इनकी पेंशन के ऊपर भी रोक होनी चाहिए। इन नेताओं की सबकी पेंशन बंद होनी चाहिए। और देश के जो सैनिक जो सीमाओं के ऊपर खड़ा हुआ है, उस सैनिक से ज़्यादा किसी की सैलरी भी नहीं होनी चाहिए। पूरे देश के लिए ये कानून होना चाहिए। मैं सभी देशवासियों से आपके नेशनल दस्तखत चैनल के माध्यम से एक ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे देश में सैनिकों से ज्यादा किसी की भी सैलरी नहीं होनी चाहिए। अगर वाकई देशभक्त हो तो ये काम करके अगर दिखाएं। देशभक्त- हाँ जी। अगर मोदी जी वाकई देशभक्त हैं, सैनिक भक्त हैं, तो ये काम करके दिखाएं। हम सैल्यूट करेंगे मोदी जी को। करके वन रैंक वन पेंशन का ही मामला है जो मोदी सरकार ने एक समय हामी भरी थी। करके तो दिखाएं ना, लेकिन करना कुछ नहीं है। मीडिया पे जो है मीडिया मैनेजमेंट कर रखी है। रेवाड़ी की रैली में मोदी जी ने बिल्कुल कहा था, और हमने रेवाड़ी की रैली में, मैं रेवाड़ी के पास का ही हूँ, मेरा गांव कलवाड़ी है बिलासपुर तावड़ू के पास में, और हम इसकी रैली में बसें भर करके ले गए थे। और हमें बड़ी उम्मीद थी कि अब हमारे देश को अच्छा नेतृत्व करने के लिए एक बहुत अच्छा आदमी मिल रहा है और हमारे सैनिकों के लिए बहुत अच्छा करेंगे। और इन्होंने अपनी जुबान से कहा कि सैनिकों का जो 1 रैंक 1 पेंशन है, मैं पहली कलम से उसको क्लियर कर दूंगा। लेकिन 10 साल बीत गए अभी तक ऐसा। लेकिन उसके अंदर किया, लेकिन उसके अंदर 50 विसंगतियां छोड़ दी। तो हमारे सैनिकों के बीच में भी भेदभाव हो गया, अफसर के और जवान के बीच में भी बड़ा भेदभाव हो गया। अब देश की सीमाओं पर जो अफसर और जवान जो एक साथ नौकरी कर रहे हैं, उनके अंदर भेदभाव पैदा करना, वहां उनके अंदर पॉलिटिक्स डालना कितना दुखदाई है, कितना घातक है। ये एक उसका रिजल्ट कोई कभी भी अच्छा नहीं होगा। जी बिल्कुल सही बात है कि अगर देश की सेना के बीच में अगर कोई भेदभाव होगा तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। और जो देश में हालात हैं उस बात को हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से सेना तो अपना काम बिल्कुल सही तरीके से करती है, लेकिन नेताजी जो है उनके बयान कितने अलग हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के जो दोनों नेता हैं, विजय शाह और वहाँ के उप मुख्यमंत्री ने जो बयान दिए हैं, एक तो कह रहे हैं कि सेना मोदी जी के चरणों में है, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कर्नल सोफिया आतंकियों की बहन है, और दूसरी तरफ जो है हाथों में तिरंगा लेके यात्रा भी हो रही है। सर, आपको क्या लगता है, क्या कारण होता है इन सब चीज़ों का? जय हिंद। मैं दिलीप कुमार सिंह, पूर्व सैनिक, पूर्व सांसद उम्मीदवार, चंदौली उत्तर प्रदेश, भारतीय जवान किसान पार्टी। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने दस्तक चैनल के नाम से हमें आपने याद किया और अपने विचारों को रखने का मौका दिया। जैसे कि साहब से आपने कई क्वेश्चन किए, मैं अभी इसको क्लियर करना चाहता हूं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये जितने भी पार्टी के नेता हैं, ये कोई भी राष्ट्रभक्त नहीं है। अगर राष्ट्रभक्त है तो अपने बेटे को सेना में भेज करके दिखाए कि कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं। कोई है सैनिक इनके नेताओं के बेटा जो सेना में हो? ये सिर्फ अपने राष्ट्रभक्त के नाम पर लोगों को बहला फुसला करके वोटों की राजनीति करते हैं। अगर ये सैनिकों के प्रेमी होते, ये राष्ट्र के प्रेमी होते, तो हमारे सेना के पूर्व सैनिक 1 साल जंतर मंतर पर बैठे थे। यहीं रक्षा मंत्री, यहीं शिक्षा मंत्री, यहीं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे लोग दिल्ली में रहते हैं। किसी ने पूछा उनका हाल कि हमारे देश के नौजवानों, जिसने देश की सेवा किया है, अपने प्राण पूरी नौजवान नहीं सेना के नाम पर दे देते हैं देश के लिए, अपने पति पत्नियों को छोड़ करके देश के लिए बलिदान देते हैं, किसी ने पूछने तक नहीं गए। और आज के डेट में ये सेना के ऊपर कभी पुलिस का हमला आपने देखा होगा, जैसे साहब ने बताया, और हमारे साथ रेखराज साहब हैं जिनके ज़मीनों पर कब्जा, नेताओं द्वारा भद्र टिप्पणियाँ, यहाँ तक कि इन्होंने महाराणा प्रताप तक को नहीं छोड़ा है। ये सपा के सांसद वगैरह, प्रधानमंत्री जी का बयान आया इस पर, इन्होंने क्यों नहीं दूसरे के लिए कानून तुरंत बना देते हैं। ये अपने नेताओं और मंत्रियों के लिए कानून क्यों नहीं बनाते कि कोई भी अगर हमारे राष्ट्र योद्धाओं पर अगर या राष्ट्र भक्तों पर अगर टीका टिप्पणी करता है, उसको संसद से तुरंत निकाल दिया जाए। क्या इनके पास संविधान बनाने का नहीं है?
370 हटाए, मैं उनका आभारी हूं। या कोई भी ऐसा चीज करते हैं, अच्छा काम करेंगे तो हम उनके साथ हैं, लेकिन सेना के नाम पर ये झूठे दिखावा करते हैं कि मैं ये करता हूं वो करता हूं। आप ये बताइए कि हम जब भर्ती होकर के गए थे तो एड़ी से लेकर के चोटी तक हम चेक करा के जाते हैं। एक सेना का सिपाही इनकम टैक्स भरता है, और इन नेताओं के जो पूरे इनकम लेके लूट रहे हैं, जैसे साहब ने बताया कि नहीं ये डकैत हैं, इन्होंने कोई गलत शब्द नहीं बोला। एक नेता जो नॉर्मल विधायक है 20-20 गाड़ी लेके चल रहा है, ये कहाँ का नियम है? ये अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है। अगर ये अच्छे हैं, इनको प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है इनको प्रोटेक्शन की? सेना के नाम पर, राष्ट्रभक्त के नाम पर ये सेनाओं से ही प्रोटेक्शन करा रहे हैं और सेनाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर ये देशभक्त हैं तो फ्री में चले ना, हमें कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। और हम बोल रहे हैं कि हम मंत्री बनेंगे तो हमें कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होगी, हम लेंगे ही नहीं प्रोटेक्शन। इन पे नेताओं के ऊपर जितना खर्चा है, अगर ये गरीबों में बांट दिया जाए तो हमारा देश सुधर जाएगा, इनकी अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। नेताओं पे खर्चे कम होने चाहिए, जो जितनी सुविधा लेते हैं सुरक्षा के नाम पर जनता, और उसमें वो जनता से ही दूर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जनता से इसलिए दूर हो जाते हैं कि अगर एक आम नागरिक एक नेता से मिलना चाहे तो मिल ही नहीं सकता है। जनता का वो है ही नहीं, लोग बोलते हैं प्रतिनिधि हैं, कोई मिल ही नहीं पाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आज के डेट में जो हमारे सैनिकों पर टीका टिप्पणी हो रहा है, जो हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि मोदी जी बोल रहे हैं कि सिंदूर बंद नहीं हुआ है, या हमारे ये विदेश मंत्री ने बोला है कि युद्ध बंद नहीं हुआ। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या ट्रंप जी देश चलाएंगे? ट्रंप जी भारत को चलाने वाले हैं क्या? हम सिर्फ बलिदान के लिए बने हैं बॉर्डर पर जाने के लिए। हम आज भी लड़ाई की पेंशन आने के बाद लड़ाई के लिए तैयार हैं, और ट्रंप जी वहां से बोल दिए कि युद्ध बंद कर दिया जाए। अरे युद्ध बंद करने के बाद फिर ट्रंप जी और मोदी जी कहां चले गए? फिर उन्होंने फायर कर दिया। तो जब दोबारा उन्होंने हमला कर दिया तो हमारे सेना में सिखाया जाता है कि अगर हम डिफेंस पहले कर रहे हैं, अगर किसी ने दोबारा अटैक कर दिया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और हमारे भारत की सेना में इतना दम है कि हम पीओके नहीं, हम पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे, इतना दम है और हमारे अंदर इतनी पावर है। तो ये बिल्कुल सीज फायर का मैं उल्लंघन करता हूं, बंद ही नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी तो कहा है कि अब बात होगी तो सिर्फ पीओके पे बात होगी, और सेना को खुली छूट है कार्रवाई करने की। ऐसा नहीं कि सेना को छूट नहीं है। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने बिल्कुल अच्छा कहा। मोदी जी के कितने परिवार के लाल खत्म हुए हैं? मोदी जी को इतनी सुरक्षा कि इनके पास तो कोई गोला बारूद तक नहीं है। देश के लिए परिवार ही छोड़ दिया है। कोई परिवार, देखिए परिवार, देश, मोदी जी का देश ही परिवार है। अगर हमारे देश के वहाँ के पर्यटकों की, चाहे हमारे देश के माताओं बहनों के सुहाग उड़े हैं तो उसके बाद हमें बार बार नहीं सोचना है। हमारे साथ रोज बलिदान हो रहे हैं, हमारे देश के सेना रोज तिरंगे में लिपट करके आ रहे हैं, और ऐसा हम बार बार क्यों मतलब शहीद होते जा रहे हैं या अपने देश के लोगों को गंवाते जा रहे हैं? हम एक ही बार बलिदान हो जाए, हम एक ही बार शहीद हो जाए, लेकिन हम उसको फाइनल करें ताकि हमें आगे, जो मैं तो शहीद हो जाऊंगा, मेरा बेटा बच जाए या मेरे आने वाले देश की जनता बच जाए, तो हमें बड़ा अच्छा मौका था। हम पाकिस्तान से बहुत मजबूत हैं, हर मामले में मजबूत हैं। मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मजबूत किया, लेकिन मजबूत होने के बाद भी हम बुजदिल क्यों हैं? ये बुजदिल क्यों? ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारतीय सेना बुजदिल नहीं है, कोई भी बुजदिल नहीं है। वो तो उन्होंने बोला कि कुछ समय के लिए ही जो है स्थगित हुआ है। क्या ये स्थगित नहीं, ऐसे समय में हमें स्थगित करने की जरूरत नहीं है। हम जब फुल, समझौता कौन करता है? जो कमजोर होता है। गिड़गिड़ाता कौन है? जो कमजोर होता है। पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था। नहीं, उसका रोज वो ये अपना रक्षा मंत्री बोल रहा है कि हमारे पास बहुत हथियार, हमारे पास बहुत तोप है, हम जब जरूरत होगी तो हम भारत का, हम टीवी पर चैनल पर। पाक डीजीएमओ से फोन भी तो आया था, जो कि विदेश सचिव ने बताया, और खुद जो मिस्री साहब है उन्होंने जानकारी दी है कि पाक डीजीएमओ से फोन आया था। साहब जब उसने दोबारा अटैक कर दिया हमारे ऊपर, पहले अटैक के बाद डीजीएमओ का फोन आ गया तो एक्सेप्ट है कि मैं मान लिया युद्ध अच्छा नहीं होता, हमें विराम दे देना चाहिए। लेकिन जब दोबारा उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया तो हमारे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए और है कि हम उनका मुंह तोड़ जवाब दें, और हम पीओके तक तो जरूर कब्जा कर लें, नहीं तो हम पाकिस्तान की और भी जमीन कब्जा कर लें। इसके लिए सेना तैयार थी और हमें करना चाहिए था। इसमें हमारे देश की राजनीतिक पार्टी, सत्ता या बेसत्ता जो भी है, पूरे लोग साथ होकर के हमें पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहिए था। कहीं सरकार चूक गई इस बार। बिल्कुल चूक गई, बिल्कुल 100%। इस मौके पे पूरा पक्ष विपक्ष, पूरा देश का बच्चा बच्चा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, पूरा जो है ना सरकार के साथ में था। ये मौका बहुत भयंकर ऐसा मौका था, बहुत चूक हुई है, बड़ी भारी कायरता हुई। मैं कहता हूँ चूक नहीं, कायरता हुई। और क्या इसके बाद में क्या हमारे सैनिक शहीद होना बंद हो जाएंगे? इस सीज फायर के बाद में, ये बंद करने के बाद में क्या वहाँ पर आतंकवादी हमले बंद हो जाएंगे? अगर ऐसा हो जाए तो मैं मानूंगा चलो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वो तो बंद नहीं होगा ना। हमारे सैनिक तो रोज सेना को भी खुली छूट है कि अगर कहीं से कुछ हमला हो रहा है तो कार्रवाई, पूरी कार्रवाई छूट है ही। पहले भी हमले होते थे,
ये पाकिस्तान कभी चुप नहीं रहा, जब से वो अलग से कंट्री बना तब से। वहाँ जब मौका लगता था ऐसा नहीं कि हमारे हाथ बांध रखे थे, वहाँ हमारे हाथ खुले थे, हमारे को एक मारेगा हम चार पहले भी चार फायर की गुहार कर रहे ये टोटली बकवासबाजी हो रही है, बकवास कि हाथ खोल दिए, ये कर दिया, ये टोटली जो है ना इस देश को भ्रमित करने की बातें हो रही हैं, भ्रमित कर रहे हैं देश को। ये भ्रमित करने का हमारे कहीं हाथ नहीं बंधे थे फौज में, मैं भी रिटायर्ड सूबेदार हूँ, कहीं हाथ किसी ने बांध रहे के। अगर कोई मुझे मारना आएगा, एक मारेगा, हम उसको 10 मारेंगे साहब। ये होगा, अभी स्थगित जो है कुछ समय के लिए हुआ है, इसको पूरी तरह से रोका नहीं गया। 2012 में तो मोदी जी की सरकार आने से पहले तो हम रिटायरमेंट हो चुके हैं, हमने पहले देश की कारगिल जैसे युद्ध में हम लोग रहे वहाँ पर, सेना ने खूब जवाब दिया वहाँ। आपने देखा हमारे साथ मौजूद जो लोग हैं ये भारतीय सेना के लोग हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, और इनमें से जो हमारे साथ रेखरा साहब हैं और भी जो लोग हैं 71 की लड़ाई में मौजूद थे और पाकिस्तानियों के दांत खट्टे कर दिए थे उस समय। और कहीं ना कहीं अब देश में ये सवाल है कि ये मौका फिर से दोबारा मिला था कि पाकिस्तान के फिर से टुकड़े कर दिए जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित हुआ है, पूरी तरह से रुका नहीं है। पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद सर कि आप लोगों ने हमें समय दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद। आप अपनी जो है राय जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।